कल्पना कीजिए, एक विशाल साम्राज्य, हजारों सैनिक, सोने चांदी से भरे खजाने और उस साम्राज्य का एक शक्तिशाली सम्राट। लेकिन कुछ 100 साल पहले उसी सम्राट के वंशजों को इतिहास की किताबों में क्या कहा गया? शूद्र। क्या सिर्फ ये एक शब्द था या इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी कहानी? जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनमोल इतिहास, और आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास का वो पन्ना जिसे या तो दबाया गया है या फिर बदला गया है। आज का सवाल बहुत सीधा है। क्या भारत के कुछ महान राजा सच में शूद्र थे या फिर उन्हें बनाया गया? और अगर बनाया गया तो क्यों? इस वीडियो में हम सिर्फ नाम ही नहीं लेंगे, हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे सत्ता बदली, कैसे पहचान बदली और कैसे इतिहास बदला गया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप जो आज जानने वाले हैं शायद वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब शुरुआत करते हैं हम उस दौर से जब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक उभर रहा था, नंद वंश। इतिहास की किताबों में एक नाम बार बार आता है, महापद्मनंद। उन्हें कहा गया है सर्व छत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला। अब सोचिए, एक राजा जो इतना शक्तिशाली था उसे पूरा क्षत्रिय वर्ग चुनौती नहीं दे पाया। उसकी सेना इतनी बड़ी बताई जाती है कि विदेशी लेखक भी हैरान रह गए। कुछ विवरण बताते हैं हजारों हाथी, लाखों सैनिक, इतना विशाल साम्राज्य, लेकिन उसी राजा के बारे में बाद में कहा गया कि वो निम्न कुल में से था। यहीं से शुरू होता है पहला सवाल। अगर कोई इतना शक्तिशाली था तो उसे नीचा क्यों बताया गया? क्या ये सच है या फिर सत्ता बदलने के बाद कहानी बदल दी गई? इतिहास हमें बताता है कि नंद वंश का अंत हुआ और फिर आया एक नया साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य। और यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और सिकंदर के बाद जो यूनानी प्रभाव था उसे भी चुनौती दी। लेकिन उनके बारे में भी अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कुछ ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कुछ उन्हें साधारण सी पृष्ठभूमि से आया बताते हैं, और कुछ परंपराएं उन्हें शूद्र से जोड़ती हैं। अब यहाँ पर आपको रुककर थोड़ा सोचना चाहिए, एक ही व्यक्ति और इतनी अलग अलग पहचान क्यों? क्या ये इतिहास की सच्चाई है या अलग अलग समय में लिखी गई अलग अलग कहानियां? चंद्रगुप्त मौर्य का उदय खुद में एक क्रांति था। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ उठी हुई ताकत थे। अब आते हैं सम्राट अशोक पर, एक ऐसा नाम जिसे शायद भारत का हर व्यक्ति जानता है। लेकिन क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? अशोक, जो पहले एक क्रूर विजेता थे, फिर बने धम्म के मार्ग पर चलने वाले सम्राट। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है कि बौद्ध धर्म क्या था। ये सिर्फ एक धर्म नहीं था, ये एक विचार था। एक ऐसा विचार जो समानता की बात करता था, जहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती थी। और यही बात कुछ शक्तियों के लिए चुनौती बन गई। अब सोचिए, एक राजा एक ऐसा विचार अपना ले जो समाज की पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे, तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है विचारों की लड़ाई। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसका भी पतन हुआ। और पतन के बाद जो सबसे ज़्यादा बदलता है वो होता है कहानी, इतिहास। नया शासन आता है और फिर वो अपने हिसाब से अपनी कहानी लिखता है। अब सवाल ये है कि क्या मौर्य और नंद जैसे राजाओं के साथ भी यही हुआ? क्या उनके बारे में भी बाद में लिखी गई बातें वास्तविकता थी या सत्ता का असर? लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो बदलाव आया उसने पूरे समाज की दिशा बदल दी। और यही वो मोड़ है जहाँ राजा से शूद्र बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्या था वो बदलाव और कौन थे इसके पीछे? कैसे धीरे धीरे शक्तिशाली वंश सामाजिक रूप से नीचे धकेले गए? इन सवालों के जवाब आपको चौंका देंगे।
मौर्य साम्राज्य के बाद एक नया शासन आया, शुंग वंश, और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। इतिहासकारों के अनुसार इस समय वैदिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ और समाज के वर्ण व्यवस्था को फिर से मजबूत किया गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो वो सिर्फ शासन नहीं बदलता, वो पहचान भी बदलता है, और वही यहाँ हुआ। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जो पहले लचीली थी अब वो कठोर होने लगी, और फिर वह जाति में बदल गई। अब पहचान जन्म से तय होने लगी, और यहीं से समाज में एक स्थायी विभाजन शुरू हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पहले भी ऐसा ही था, या फिर ये सब बाद में बनाया गया सिस्टम था? क्योंकि अगर हम शुरुआती काल देखें तो वहाँ इतनी कठोरता नहीं मिलती, लेकिन बाद के ग्रंथों में ये बहुत स्पष्ट हो जाती है। तो क्या ये बदलाव धीरे धीरे किया गया? अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, अगर किसी समुदाय के पास सत्ता हो तो वह ऊंचा कहलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी सत्ता खत्म होती है उसकी पहचान भी बदल जाती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते भी हैं, और यही पैटर्न यहाँ भी मिलता है। नंद, मौर्य और कई अन्य वंश जो कभी शक्तिशाली थे, बाद के समय में उन्हें अलग नज़र से देखा गया। कुछ को निम्न कहा गया तो कुछ को शूद्र कहा गया। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये पूरी एक सामाजिक स्थिति थी जो व्यक्ति के अधिकार, उसकी शिक्षा और उसके जीवन को प्रभावित करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई लंबी प्रक्रिया थी? और अगर ये प्रक्रिया थी तो किसने शुरू की और क्यों? अब हम बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे राजनीतिक हार सामाजिक हार में बदल गई, कैसे जमीन, शिक्षा और सम्मान सब कुछ छिनता चला गया, और कैसे इतिहास को इस तरह लिखा गया कि सच्चाई कहीं पीछे छूट गई। मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था, वो साम्राज्य जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। अब इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा था। सिंहासन खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उसे भरता जरूर है। और इस बार सिर्फ राजा नहीं बदला, पूरी व्यवस्था बदलने वाली थी। जब सत्ता बदलती है तो सबसे पहले क्या बदलता है? सेना या फिर प्रशासन? सबसे पहले बदलती है कहानी, यानी कि इतिहास की कहानी। मौर्य साम्राज्य के बाद आया शुंग वंश, और यहीं से धीरे धीरे एक नया सामाजिक ढांचा मजबूत होने लगा, जिसे हम आज वर्ण व्यवस्था के कठोर रूप में जानते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ण व्यवस्था अचानक से नहीं बनी, ये एक प्रोसेस था, धीरे धीरे समय के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण सत्ता के साथ। अब इसे एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जब किसी समुदाय के पास सत्ता होती है तो वही श्रेष्ठ कहलाता है, और वही समुदाय सत्ता खो देता है तो उसकी स्थिति भी बदल जाती है। अब सोचिए, नंद वंश, मौर्य वंश जो कभी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनके पतन के बाद क्या उनकी कहानी वैसे ही लिखी गई जैसी वो थी, या फिर उसे बदला गया? इतिहास में एक कॉमन सा पैटर्न है, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। और जब इतिहास लिखा जाता है तो सिर्फ घटनाएं नहीं लिखी जाती, पहचान भी तय की जाती है। यहीं से शुरू होता है राजा से शूद्र बनने का असली खेल। अब बात करते हैं धर्म और ग्रंथों की, क्योंकि यहीं से चीज़ें जो होती हैं वो और भी क्लियर होती हैं। समय के साथ कई स्मृति ग्रंथ सामने आए जिनमें समाज के नियम लिखे गए। इन ग्रंथों में लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया, और हर वर्ग के लिए अलग अलग काम तय किए गए। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव क्या था? सबसे पहले पहचान फ्लेक्सिबल थी, लेकिन अब पहचान जन्म से तय होने लगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ग में पैदा हुआ तो जीवन भर उसी में रहेगा, चाहे वो कितना भी सक्षम क्यों ना हो। अब सोचिए, अगर किसी राजा का वंश सत्ता खो दे और वही वंश इस नई व्यवस्था में नीचे रख दिया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों बाद लोग ये मानने लगेंगे कि वे हमेशा से ही नीचे थे। और यही सबसे बड़ा बदलाव भी था। लेकिन असली सवाल तो अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव था या एक सोची समझी रणनीति थी? अब बात करते हैं संसाधनों की, क्योंकि सत्ता सिर्फ सिंहासन से नहीं चलती,
वो चलती है भूमि, धन और शिक्षा से। जब कोई समुदाय सत्ता खोता है तो उससे सिर्फ राज नहीं छीना जाता, उससे उसकी जमीन छीनी जाती है, उसकी शिक्षा छीनी जाती है और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान भी छीन लिया जाता है। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा समुदाय जो कभी शासन करता था, अब उसे शिक्षा से दूर कर दिया गया, उसे संपत्ति से दूर कर दिया गया, उसे निर्णय लेने से दूर कर दिया गया। कुछ पीढ़ियों बाद क्या वो समुदाय खुद को वही समझेगा जो वो पहले था? नहीं, वो खुद को उसी नज़र से देखने लगेगा जैसा समाज उसे देखता है। और यही वो बिंदु है जहाँ राजा धीरे धीरे शूद्र बन जाता है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है धार्मिक और वैचारिक संघर्ष की। मौर्य काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ा। ये विचार क्या कहते थे? ये विचार कहते थे समानता, करुणा और जन्म से नहीं कर्म से पहचान है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, कुछ शक्तियों ने पुराने ढांचे को फिर से मजबूत करना शुरू किया और यहीं से विचारों का संघर्ष शुरू हुआ। अब सोचिए, अगर कोई विचार ये कहे कि सब बराबर हैं और दूसरा कहे कि कुछ लोग तो जन्म से ऊंचे हैं, तो कौन सा विचार सत्ता के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? यहीं पर सत्ता और विचार एक साथ काम करते हैं। अब धीरे धीरे इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा गया कि कुछ समुदाय हमेशा से नीचे दिखने लगे, जबकि सच तो ये हो सकता था कि वो भी कभी ऊपर थे। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती, क्योंकि अब हम पहुँचते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसे समझे बिना ये सारा विषय अधूरा है। इतिहास का पुनर्लेखन। जब नए शासक आते हैं तो वे सिर्फ शासन नहीं करते, वे ये भी तय करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां क्या जानेंगी और क्या नहीं। कुछ कहानियां हाईलाइट की जाती हैं और कुछ धीरे धीरे गायब कर दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या नंद और मौर्य जैसे राजाओं के साथ भी ऐसा हुआ? क्या उनकी पहचान को बदला गया? क्या उनके गौरव को कम करके दिखाया गया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। लेकिन एक बात साफ है, इतिहास सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, वो इंटरप्रिटेशन भी होता है, और इंटरप्रिटेशन हमेशा नेचुरल नहीं होता। अब ज़रा अपने आप से पूछिए, अगर आपको बचपन से ही यही बताया जाए कि आप नीचे हैं, आप कमज़ोर हैं, आप योग्य नहीं हैं, तो क्या आप कभी अपने असली पोजीशन तक पहुंच पाएंगे? यही सबसे बड़ा असर था इस पूरी प्रक्रिया का, और यही कारण था कि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। अभी तक हमने समझा कि सत्ता कैसे बदली, कैसे व्यवस्था बदली और पहचान कैसे बदली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है, आज हमें इस इतिहास से क्या सीखना चाहिए? क्या ये सिर्फ अतीत की कहानी है या आज भी इसका असर हमारे समाज में दिखता है? इन सवालों का जवाब हम अब आगे समझेंगे, जहां हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण, डॉक्टर अम्बेडकर की व्याख्या और इस पूरे विषय की सच्चाई। और यहाँ हम पहुँचते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिन्होंने इस विषय को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि उसे समझा और दुनिया के सामने रखा। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, शूद्र कौन थे? और इस सवाल का जवाब उन्होंने अपनी किताब में दिया है। हिंदी की किताब का नाम है शूद्र कौन थे, और जो इंग्लिश में है उसका नाम है हु वेयर द शूद्रास। इस विषय पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। उनके अनुसार शूद्र कोई अलग जाति नहीं थी, बल्कि वे मूल रूप से क्षत्रिय वर्ग का ही हिस्सा थे। लेकिन समय के साथ संघर्ष हुआ, और ये संघर्ष सिर्फ युद्ध का नहीं था, ये था सत्ता और सम्मान का संघर्ष। बाबा साहेब के अनुसार कुछ क्षत्रिय वंशों और ब्राह्मणों के बीच विवाद हुआ, और इस विवाद का परिणाम ये हुआ कि उन वंशों को धीरे धीरे सामाजिक रूप से नीचा दिखाया जाने लगा। यानी कि ये सिर्फ जाति की कहानी नहीं थी, ये एक राजनीतिक संघर्ष का परिणाम भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर एक पूरा वर्ग जो कभी शासक था उसे धीरे धीरे नीचा दिखाया जाए और यही बात पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो कहानी सच बन जाएगी। यही इतिहास की सबसे बड़ी ताकत है, और शायद सबसे बड़ा खतरा भी। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं होता, उसके कई पक्ष होते हैं, कई दृष्टिकोण होते हैं। कुछ इतिहासकार अंबेडकर के विचारों से सहमत हैं, कुछ उनसे अलग राय रखते हैं।
इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इतिहास को एक ही नज़र से नहीं बल्कि कई नज़रों से देखें। चाहे आप किसी भी पक्ष को माने, एक बात साफ है, सत्ता और समाज का गहरा संबंध होता है। जब किसी के पास सत्ता होती है तो उसकी आवाज़ मजबूत होती है, और जब सत्ता चली जाती है तो उसकी आवाज़ भी कमज़ोर हो जाती है, और कई बार वो आवाज़ इतिहास से भी गायब हो जाती है। तो ये कहानी सिर्फ शूद्र राजाओं की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, पहचान की और उस संघर्ष की जो समय के साथ बदलता रहा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज हमें इससे क्या सीखना चाहिए? क्या हमें अतीत में जाकर लड़ना चाहिए? नहीं, हमें अतीत को समझना होगा ताकि हम वर्तमान को बेहतर बना सकें। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन ये संघर्ष किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अज्ञानता के खिलाफ होना चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी पहचान स्थायी नहीं होती। जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी हो सकता है, और जो आज ऊपर है वो नीचे भी आ सकता है। सब कुछ बदलता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलनी चाहिए, और वो है सच्चाई की खोज। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इतिहास को हमेशा सही तरीके से बताया गया है, या उसमें भी समय समय पर बदलाव हुए हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए कि इतिहास सच है या इतिहास बदला गया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाना चाहिए तो इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही छुपे हुए सच जानना चाहते हैं तो अनमोल इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम इतिहास के पीछे के छिपे हुए सच को भी बताते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।